नमस्कार। हमारी खास पेशकश दो टूक में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूँ शशि तुषार शर्मा और मेरे साथ है मेरी खास मेहमान खूबसूरत चित्रा त्रिपाठी। बहुत बहुत शुक्रिया शशि, बहुत धन्यवाद आपका। आज हम सीए के बारे में बात करने वाले हैं। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, नागरिकता संशोधन अधिनियम, जिसको लेकर जबरदस्त तरीके से हंगामा हो रहा है। सबसे पहले मैं आपका टेक लेना चाहूंगी। देखिए, आज अमित शाह की तरफ से बहुत सारे सवालों के जवाब भी दिए गए हैं, लेकिन फिर भी लोगों के मन में ना बहुत डर है। उस कानून के बाद जो मेरा पर्सनल ऑब्जर्वेशन था वो ये कि लोगों को ऐसा लगा कि मतलब कुछ छीना जा रहा है उनसे, उनके लिए बहुत बुरे दिन आने वाले हैं, बहुत आफत आ जाएगी। आखिर आपको क्या समझ में आता है इससे? देखिए, मैं आपको बता दूं कि इस पर बिल्कुल भी किसी का भी पॉलिटिकल पक्ष नहीं लेते हुए मुझे जो अपना व्यू है वो मैं रखना चाहूंगी। किसी की भी नागरिकता इस देश से नहीं जा रही है, नंबर 1। नंबर 2 कि ये नागरिकता देने वाला कानून है, ये किसी का छीनने वाला कानून नहीं है। जहां तक रोजगार को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं, तो आज जब जबरदस्त तरीके से हंगामा बरपा हुआ था राजधानी दिल्ली में, हमने देखा उसमें बहुत सारे लोग जो 20-20 साल से पहले से ही दिल्ली में रह रहे हैं, जो आज तक की रिपोर्ट भी है। गुजरात में भी हमारे संवाददाता ने ऐसे कई लोगों से बातचीत की जो पाकिस्तान से यहाँ पर आए हुए हैं डर और दहशत की वजह से, क्योंकि वहां पर उनके परिवार की जो महिलाएं थी शशि, वो सुरक्षित नहीं थी, उनके साथ बहुत अत्याचार किया जाता था। तो उन लोगों ने यहाँ पर केंद्र सरकार का ये जो फैसला है उसका स्वागत किया। तो किसी की नागरिकता नहीं जाएगी जो लोग पहले से ही 20 साल से रह रहे हैं, बट ऑब्वियस है कि उसको वो सारी सुविधाएं जो आमतौर पे मिलती हैं गरीबों को, एक तरीके से मैं कह सकती हूँ कि वो उनको मिल रही हैं। अंतर बस इतना है कि उनके पास वो कागज नहीं है नागरिकता का। अब जब ऑथेंटिक तरीके से वो देश में रहने लग जाएंगे, उनको वोट देने का अधिकार रहेगा, उनके बारे में एटलीस्ट जानकारी होगी। क्योंकि दिल्ली में जिन लोगों ने प्रोटेस्ट किया, ये दिल्ली में बहुत बड़ी तादाद में, दिल्ली क्या, दिल्ली हो चाहे पश्चिम बंगाल हो, असम हो, देश का कोई भी हिस्सा हो, वहां पर पहले से ही बहुत बड़ी तादाद में ऐसे लोग आए हुए हैं। लेकिन उनको लेकर मतलब पूरी जानकारी होना, ये किसी भी सरकार के लिए एक बेहतर व्यवस्था हो सकती है। लेकिन फिर इतना जबरदस्त विरोध क्यों? ममता बनर्जी से लेकर केजरीवाल से लेकर हर आदमी, और जिस तरीके से वो आंकड़े गिना रहा है, हालांकि उस पर सवाल पूछा जा सकता है कि आप रोहिंग्यास के बारे में बात नहीं कर रहे, आप क्राइम ग्राफ देखते हुए भी बात नहीं कर रहे हैं कि कितना ज्यादा इन्वॉल्वमेंट उनका रहा है। और दिल्ली की अगर हम बात करें तो ये आंकड़े कहते हैं सरकार के, हम नहीं कह रहे। बिल्कुल। जिस तरह, तो क्या फिर ये माना जाए कि विपक्ष को विरोध करना है इसलिए सिर्फ विरोध किया जा रहा है, या यहाँ पर भी वोट बैंक की पॉलिटिक्स है कि हम ना सेग्रीगेट करके फायदा ले लेते हैं? दोनों ही तरफ से देखिए, बीजेपी भी सीए को किस समय लेकर आई? जब थोड़े कुछ घंटों के बाद चुनाव की तारीखें हमारे सामने होंगी, लोकसभा के लिए वोट कब कब डाला जाएगा उसको लेकर तारीखें आ जाएंगी, तो ठीक उसके पहले लाकर बीजेपी की भी तो ये चुनावी चाल है, इससे तो आप इनकार नहीं कर सकते। क्योंकि हिंदू वोटरों को ये संदेश दिए जाने की कोशिश है कि देखिए, जो हिंदुओं का हित साधने की बात करता है वो सिर्फ एक ही शख्स है, नरेंद्र मोदी। तो ये मैसेज साफ है इससे। और इसमें बाकी के जिन पारसी हो, सिख हो, बाकी क्रिश्चियन हो, उन धर्मों के लोगों को भी जगह दी गई है, तो उनको भी एक मैसेज देने की कोशिश है। और जिन 3 देशों से लोग आए हुए हैं और 2014 के पहले जो लोग आए हुए हैं उनको नागरिकता देने की ये बात है, तो वहां पर देखिए धर्म के आधार पर शशि, हम सब जानते हैं कि वहां पर भेदभाव होता है। खास तौर से अगर मैं पाकिस्तान की बात करूं, पाकिस्तान में जो रिपोर्ट बताती है कि 1000 हिंदू लड़कियां हर साल वहां पर उनका धर्म परिवर्तन जबरन करवाया जाता है, और ऐसा नहीं करने पर फिर उनको उठाकर ले जाते हैं, उनके साथ बहुत बुरा सलूक किया जाता है। रेप के मामले, उनके साथ बदसलूकी के मामले बहुत ज्यादा होते हैं। तो अगर वहां पर हिंदू, आप देखिए जब देश आजाद हुआ था, देश का बंटवारा हुआ था, तो फिर उस समय की स्थिति अलग थी पाकिस्तान की। आज वो बिल्कुल घटते घटते बहुत थोड़े से रह चुके हैं। तो जब उतने लोगों में से कुछ लोग हिंदुस्तान में शरण लेकर अपनी बहु बेटियों को रक्षा देना चाहते हैं। और शशि, एक चीज और है, शरणार्थियों और घुसपैठियों में फर्क करना हमें आना होगा। हालांकि ये बीजेपी अपनी ओर से बोल रही है, लेकिन एक जर्नलिस्ट होने के नाते ये हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम देखें कि जो शरण मांगने आ रहे हैं अत्याचार से तंग आकर, ठीक है, ये तो हम प्राचीन काल से पढ़ते हुए चले आ रहे हैं, प्राचीन इतिहास में पढ़े, मध्यकालीन इतिहास में पढ़े, जो आधुनिक हिस्ट्री है उसमें हम पढ़ेंगे, तो जो लोग कहीं से अत्याचार से तंग आकर वो आपसे शरण मांगने आते हैं, तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि अगर आप में वो काबिलियत है या आप दे सकते हैं, तो ये आपके इसको लेकर अंतर्राष्ट्रीय संदेश
जिनेवा संधि, अलग अलग तरह की संधियां भी अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर हैं। तो मुझे लगता है कि, लेकिन दूसरी चीज जो आपने सवाल पूछा कि बीजेपी ठीक चुनाव के पहले लाई, और इसमें एक चीज और है कि जितने विरोधी दलों की ओर से सवाल उठाए जा रहे हैं, यकीनन वो वोट बैंक की पॉलिटिक्स करें, क्योंकि अगर वो चुप रह जाएंगे तो फिर पूछा जाएगा कि भाई इनको मुसलमानों की चिंता नहीं है, क्योंकि मुस्लिम वोट बैंक इन लोगों में बढ़ता है। तो इसी वजह से उन लोगों की ओर से इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं, ये बात भी सच है। तो इसका मतलब आप इसके बाद ना फिर कहा जा रहा है कि बहुत ज्यादा मुश्किलें आगे और आने वाली हैं। एक तो आप अगर इलेक्शन से ठीक पहले इन सब चीज़ों को अगर आप देखें और लोगों का बयान देखें, आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा, या फिर बहुत ज़्यादा लोगों को समझ में आ जाएगा कि देखो हमें नुकसान नहीं है तो इस पर बहुत हल्ला काटने की भी ज़रूरत नहीं है? एक चीज़ देखेंगे शशि, आपकी ज़्यादा विरोध कहाँ से हो रहा है? जहां पर थोड़ी फाइट मानी जा रही है, जैसे दिल्ली के 7 सीटों पर, जिसको लेकर 6 उम्मीदवार बीजेपी ने अपने बदल दिए, मनोज तिवारी को रिपीट किया है। तो यहाँ पर टक्कर हो सकती है, क्योंकि कांग्रेस आम आदमी पार्टी एक साथ है, बीजेपी यहाँ पर अलग है। तो यहाँ पर वोटों का ध्रुवीकरण अगर हो गया हिंदू वोटरों का, तो वो बीजेपी को सीधा फायदा पहुंचाएगा। तो अरविंद केजरीवाल की कोशिश यही है कि बार बार रोजगार का और दंगों का, अपराध का मुद्दा भुनाकर हम लोगों के बीच ये मैसेज देने का काम करें कि इनके जरिए आपके अधिकार छिनेंगे। फाइट है ममता बनर्जी से पश्चिम बंगाल की 42 सीटों पर, जिनमें से 18 बीजेपी ने और 22 दीदी ने जीती थी पिछली बार। तो वहां पर ममता बनर्जी भी कि भाई ऐसा ना हो कि वोटों का पूरा ध्रुवीकरण हो जाए, क्योंकि हाल ही में हमने देखा था हिंदू वोटरों को लुभाने के लिए रामनवमी के दिन ममता बनर्जी की ओर से छुट्टी का ऐलान कर दिया गया, जो अपने आप में पहली बार हुआ है वहां पर। और हमने 2021 के विधानसभा चुनाव में भी शशि देखा था कि वहां पर कैसे जब बीजेपी आरोप लगा रही थी कि ये तो हिंदू विरोधी है, तो ममता बनर्जी को वहां पर चंडी पाठ करना पड़ गया था जगह जगह जाकर, वो मंदिर जाने लगे थे। लेकिन ये सवाल उठता है ना कि आप ईद पे छुट्टियां बढ़ा देते हैं और शिवरात्रि की छुट्टी हटा देते हैं, तो फिर सवाल पूछना लाजमी है कि आप अचानक से जब कहेंगे कि नहीं चलो ठीक है एक छुट्टी हम रामनवमी के दिन दे रहे हैं या फला दिन दे रहे हैं, तो लोग सवाल उठाएंगे कि अच्छा आपकी मंशा भी वही है जो बाकी के लोग कर रहे हैं। ये बिल्कुल सही बात है कि इसी वजह से बीजेपी इतनी आक्रामक थी और ममता बनर्जी के लिए मुश्किलें थी। देखिए ये अलग बात है कि उन्होंने डैमेज कंट्रोल कर लिया और फिर उनकी बहुत बड़ी ह्यूज जीत हुई विधानसभा चुनाव में, लेकिन यहाँ पर लोकसभा का चुनाव है, यहाँ पर प्रधानमंत्री को चुनने का बदल जाता है, प्रधानमंत्री को चुनने का चुनाव है। तो यहाँ पर फिर उनको डर है कि ऐसा ना हो कि पूरा वोट ध्रुवीकृत हो जाए या फिर हमारा जो मुस्लिम वोटर है वो नाराज हो जाए कि ये कुछ बोल क्यों नहीं रही हैं, मतलब मुसलमानों को नागरिकता नहीं दी जा रही। तो इस पर ममता बनर्जी, क्योंकि उन्होंने कहा है कि हम इसको पश्चिम बंगाल में लागू नहीं होने देंगे और ये तो मुस्लिमों के साथ दोयम दर्जे का बर्ताव करने वाला है, तमाम बातें। लेकिन संविधान में जो व्यवस्था की गई है, केंद्र और राज्य में अधिकारों का बंटवारा किया गया है, ठीक है, और उसमें ये बिल्कुल साफ साफ लिखा हुआ है शशि कि उसमें केंद्र की ओर से नागरिकता के संबंध में संसद की ओर से जो भी प्रस्ताव पारित होगा या यहां पर कानून बनाया जाएगा, राज्यों को उसको लागू करवाना है। आप खुश होइए, आप दुखी होइए, आपको अच्छा लगे, आपको बुरा लगे, लेकिन ये आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि संविधान में इस तरह के नियम बनाए गए हैं। तो आज गृह मंत्री अमित शाह की ओर से भी यही बातें कही गई कि राज्य विरोध कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने थोड़ा सा चुटीले अंदाज में भी कहा कि ये सब हमारे साथ है, इलेक्शन के बाद ये सब समर्थन में आ जाएंगे। अब इलेक्शन की वजह से ये तुष्टीकरण की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। लेकिन ये बात सच है कि अगर संसद ने कोई कानून बना दिया तो या तो वो संसद से ही खारिज हो सकता है या उसको देश को सर्वोच्च अदालत उस पर कोई टिप्पणी कर सकती है, लेकिन इसको लेकर राज्यों को कोई अधिकार नहीं दिए गए हैं नागरिकता के संबंध में। बिल्कुल। तो क्या एनआरसी को लेकर बहुत ज्यादा डर है, क्योंकि लग रहा है कि अच्छा अब इसके बाद उसका भी नंबर आएगा? देखिए शाहीन बाग समेत देश के अलग अलग हिस्सों में जो हमने विरोध देखा था, वो जो था ना कि कागज नहीं दिखाएंगे, ठीक है, तो वो कागज नहीं दिखाएंगे वो बेसिकली एनआरसी के लिए ही था, क्योंकि जो घुसपैठिए हैं जब उनके बारे में जानकारी इकट्ठा की जाएगी, उनसे पेपर्स मांगे जाएंगे और नहीं होगा तो बट ऑब्वियस है कि उनको अलग थलग करने की कोशिश की जाएगी। सीए अलग है, एनआरसी अलग है। आज भी सरकार की ओर से स्पष्ट किया गया है कि देखिए सीए और एनआरसी को एक लेना देना नहीं है, लेकिन एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ममता बनर्जी कह रही है कि पहले ये सीए ले आए, असदुद्दीन ओवैसी भी बोल रहे हैं कि एनआरसी लेकर आएंगे। सच्चाई भी यही है कि ऐसा नहीं है कि आगे आने वाले वक्त में एनआरसी नहीं आएगा, उसको लेकर भी सरकार की अपनी पूरी प्लानिंग है, तैयारी है। लेकिन फिलहाल अभी यहां पर यह है कि धर्म के आधार पर प्रताड़ित किए गए उन लोगों को और 3 जिन मुस्लिम देशों के लोगों को नागरिकता दी जा रही है, वहां पर जो अल्पसंख्यक समुदाय है उनके परिवार के साथ या उनके साथ धर्म के आधार पर अन्याय होता है और वो हमसे शरण मांगते हैं। तो यहां पर आकर अगर उन्होंने जो भी हमारे नियम है कितने सालों तक आपको रहना है और उसके बाद फिर आपको नागरिकता दी जाएगी, उसको फॉलो करते हैं तो उनको दिया जाएगा। तो जो कन्वर्जन की आप बात कर रही थी और जो हम बात कर रहे थे परसेंटेज
देश की, जब बंटवारा हुआ था तब पाकिस्तान में हिंदुओं की संख्या और अब पाकिस्तान में बचे हुए हिंदुओं की संख्या देखकर बहुत आसानी से अंदाजा लगाया जा सकता है। एग्जैक्ट फिगर तो बहुत मुश्किल है, लेकिन वहां पर बहुत सीमित संख्या में मतलब वर्तमान समय में। और ये भी देखेंगे, देखिए हम लोगों के पास रिपोर्ट आती है, आज तक भी लगातार शशि हम और आप ही पढ़ते हैं कि कैसे वहां पर हिंदू लड़की को लेकर गए, जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराया, या इनको नहीं मानने पर ये सजा दी गई, इनके साथ रेप किया गया। इस तरह की खबरें अक्सर आती हैं पाकिस्तान से। बिल्कुल बिल्कुल वहां पे मतलब सच में बहुत कई चर्च भी जला दिए गए थे, हमने बीते समय इस तरह की खबरें पढ़ी थी। क्रिश्चियंस के साथ भी बहुत जबरदस्त तरीके का अन्याय होता है, क्रिश्चियन महिलाओं के साथ भी बहुत अन्याय होता है। और अगर हम इस हिसाब से अगर देखें ओवरऑल, एनआरसी के हम अपने सवाल पूछ लिया अभी, क्योंकि इलेक्शन में बहुत ज्यादा समय नहीं बचा है, उससे पहले जिस तरह से बीजेपी से लेकर आई है, जिस तरीके से पोर्ट्रे करने की कोशिश कर रही है, क्या बीजेपी को इसमें आपको लग रहा है कि बहुत बढ़त मिलेगी? बहुत ज्यादा बढ़त तो इस बारे में कहना कुछ मुश्किल है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है, देखिए बीजेपी के अभी के जो कामकाज हैं, मैं अगर ऑनेस्टली आपसे बोलूं, क्योंकि अगर हम किसी गरीब के पास जाएंगे जिनकी एक बड़ी आबादी है, जो वोटर हैं, पिछले 2 चुनाव में बीजेपी को जिन्होंने वोट किया है, इस बार वो क्या करेंगे नहीं पता, लेकिन जब आप उनके पास जाके और कहेंगे कि भैया इन लोगों को नागरिकता दी गई, उससे क्या आप वोट देंगे, तो वो इस आधार पर वोट करने नहीं जाएगा, उसको अनाज मिला या नहीं मतलब मिला, बहुत सारा पैकेज है, बहुत सारा पैकेज है। बीजेपी ने ये बड़े स्ट्रैटेजिकली तैयार किया है कि जिसको जो समझ में आए वो समझ के, क्योंकि हिसाब से वोट कर दे। राम मंदिर पर वो हम सब जानते हैं कैसे प्रधानमंत्री जी ने खुद भाषण दिया, उनके पास राम मंदिर है, उनके पास राष्ट्रवाद है, उनके पास फ्रीबीज, हिंदुत्व है। ये सिर्फ कहते हैं, लेकिन फ्रीबीज अगर देखा जाए तो बीजेपी से ज्यादा कौन कर रहा है? बिल्कुल मतलब जो फ्री की योजनाएं चल रही हैं, ये उसको कल्याण बताते हैं कि ये हम लोगों के कल्याण के लिए काम कर रहे हैं। अब उसको शब्दों में हेरफेर कैसे भी कर लिए जाएं, लेकिन ऐसा है, इनका देखिए एक वोट बेस जो तैयार हुआ है और उसको मौजूदा वक्त में आप डिक्लाइन नहीं कर सकते हैं। जैसे महिलाएं बहुत बड़ी, कांग्रेस पार्टी को ऐलान कर दिया गया, ऐलान करना पड़ा कि हम महिलाओं के लिए ऐसे ऐसे बहुत सारी फ्री की योजनाएं कांग्रेस लेकर आई है। अभी 2 दिन पहले भी नारियों के लिए न्याय की बात करते हुए वो दिखाई दे रहे हैं। तो बीजेपी का ये जो वोट बैंक तैयार हुआ है, महिला कल्याण योजना, गरीबों को अनाज, जो 80 करोड़ लोगों को दावा किया जाता है, जो घर बनवाए गए हैं प्रधानमंत्री आवास के तहत, महिलाओं का नेम प्लेट चिपकाया गया है। इसके अलावा मैंने 3 बातें जो सबसे मेन है फैक्टर, एक है इनका राष्ट्रवाद, ठीक है, विदेश नीति और दुनिया भर की चीजें। दूसरी बात है इनकी हिंदुत्व, ठीक है, जिसमें भगवान श्री राम अभी सबसे ज्यादा उनका नाम लेकर बीजेपी आगे बढ़ेगी। और तीसरा इनका ये जो मुफ्त की योजना है, कल्याणकारी योजनाएं हैं, हाँ। ये जो 3 फैक्टर हैं, ये सबसे ज्यादा बीजेपी को मदद करने वाले हैं। चौथा आप एक और कह सकती है कि अगर इंडिया अलायंस आता भी है तो प्रधानमंत्री कौन? दे डोंट हैव फेस। बट ऑब्वियसली ये सवाल पूछा जाता है, हाँ। तो वो फिर कहते हैं कि हमारे पास बहुत सारे चेहरे हैं और हम बाद में देख लेंगे। हमने तो मनमोहन सिंह के बारे में भी आपको कहां बताया था कि वो होंगे, हाँ। लेकिन फिर भी लोगों को अब लगने लगा है कि अगर हम इन्हें चुने तो देश को कौन संभालेगा, हमें पता तो चले। तो शायद ये भी एक बड़ा ड्रॉबैक है इंडी गठबंधन के साथ। ये काफी ज्यादा मुश्किलें पैदा करेगा। और फिर मैं आपको बताऊं कि जैसे जैसे अब चुनाव की तारीखें आएंगी, थोड़े दिन में ऐलान हो जाएगा, लेकिन हम मान के चल रहे हैं कि चुनाव की तारीखें क्या होगी, आगे पीछे थोड़ा 1 हफ्ते 1.5 हफ्ते हो सकता है, लेकिन अब पूरा माहौल तो अप्रैल से बन ही जाएगा। अप्रैल के पहले हफ्ते से हम देखेंगे कि देश में किस तरह का माहौल है। और मैं देश भर में हाँ चुनावी रिपोर्टिंग, तभी तो फिर आप मुझे स्टूडियो में बताएंगे, अदरवाइज आप क्यों बुलाएंगे मुझे स्टूडियो में? वैसे तो बुलाएंगे नहीं, कि इनको कुछ आता जाता है नहीं, इनको क्यों बुलाएं? बहुत मैं ग्राउंड रिपोर्टिंग करके आऊंगी, फिर आपको सही जानकारी दूंगी। हाँ, तो कुल मिलाकर के ये एक तरह से इससे डरने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ देश के नागरिकों को डरने की जरूरत नहीं है। शशि, मुझे इस पे लगता है कि देखिए ये मेरा पर्सनल अपना ये बहुत व्यक्तिगत है, इसको कहीं भी किसी भी राजनीतिक दल से नहीं जोड़ा जा सकता है। अगर जो हिंदू बेटियां हैं उनके साथ रेप की वारदातें होती हैं, माँ बाप बेचारे बनकर देखते रहते हैं, वो असहाय हो जाते हैं, उनकी मदद के लिए कोई नहीं आता है। वो अगर उस देश को छोड़कर, जहां पर वो अभी मौजूदा वक्त में, देखिए कोई भी अपने देश को नहीं छोड़ना चाहता है, वो बहुत मजबूरी में छोड़ता है, जो भी किसी भी धर्म का हो, लेकिन वो जिस मिट्टी में पला बढ़ा है उसको वो नहीं छोड़ना चाहता है। लेकिन जब आप बेबस हो जाते हैं, आप अपनी बच्चियों को, अपनी बेटियों को, माँ बहनों को आंखों के सामने आप इस तरह से लज्जित होता हुआ देखते हो, आपके पास ऑप्शन क्या है? फिर आपको लगेगा कि वो देश जो थोड़े संपन्न हैं, या वो देश जहां पर जाकर एटलीस्ट हम सुरक्षित रहेंगे। आज मैं एक व्यक्ति की बात सुन रही थी, बिल्कुल इसी लाइन पे वो अपनी बात कर रहा था कि हमारी बहन बेटियों के साथ इतना अन्याय किया गया वहां पर, और फिर उससे जब रोजगार के संबंध में कि आप लोगों की वजह से रोजगार हिंदुस्तान के लोगों का छिन जाएगा,
तो उसने कहा कि मैं यहाँ पर मैला उठाने का काम करूंगा। उसका आज का ये बयान है, अपने चैनल पे चला है आज तक पे, कि मैं मैला उठाने का काम करूंगा, मैं मजदूरी करूंगा, लेकिन मैं नहीं जाऊंगा, मैं किसी का रोजगार छीनने नहीं जा रहा हूं। अब मैला उठाने वाला जब उसकी ओर से ये बातें कही गई ना, तो आप उसके शब्दों को समझ सकती हैं कि उसकी कि बेबसी कितनी ज्यादा कितनी रही कि आप मुझसे कुछ भी करवा लो, जो सबसे बुरा काम है आप मुझसे करवा लो, बट मैं लेकिन वहां नहीं जाऊंगा। खैर, हमारे देश की आज की ये बड़ी उपलब्धि है कि ये मैला उठाने वाली बातें, ये पिछड़े जमाने की बातें थी, अब खत्म हो चली हैं। शौचालय भी बहुत सारे बन गए हैं। एक दौर में ऐसा बहुत होता था, जब सिर पे रखकर और दूसरी जगह लोग लेकर जाते थे, वो बहुत ही घिनौनी स्थिति होती थी। उससे हमारा देश निकल चुका है, कम से कम ये अच्छी बात है। लेकिन आज उसकी बेबसी सामने आई थी। तो ऐसे बहुत सारे बेबस लोग मिल जाएंगे जिनको सिर्फ सुरक्षा चाहिए अपने परिवार के लिए, और धर्म के आधार पर उनके साथ बुरा बर्ताव किया गया। और हो सकता है कि जो अमित शाह ने कहा ना कि इलेक्शन के बाद सब सब एक हो जाएंगे। देखिए, वो तो अमित शाह जी की भी अपनी पॉलिटिक्स है, विपक्षी दलों की भी अपनी पॉलिटिक्स है, जो लोग कर रहे हैं। लेकिन इसमें अगर हम एक मानवीय संवेदना के साथ इस पूरी स्टोरी को देखें, तो फिर जिनकी बेटियों के साथ इतना अत्याचार होता हो, जिनकी फैमिली के साथ इतना बुरा बर्ताव होता हो, अगर वो आपसे शरण मांगने आ रहे हैं कि भाई हम इस देश में अपने आप को सुरक्षित महसूस करेंगे, और इसलिए क्योंकि हम आप ही से बिलोंग करते हैं, क्योंकि हम हिंदुत्व की बात को लेकर बिल्कुल, तो इसी वजह से आज तो गिरिराज सिंह जी ने कह दिया कि नहीं, ये केजरीवाल की पार्टी हिंदू विरोधी है, और ये रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों के बारे में क्यों नहीं बोलते हैं। बड़ी तादाद में रोहिंग्या भी यहाँ पर राजधानी दिल्ली में है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इन लोगों को लेकर एक ऐसी सूची जरूर तैयार होनी चाहिए, कम से कम पता तो चले कि देश में कौन कहां से कब से आके रह रहा है, कौन कितने साल पहले आया, कौन अब आना चाहता है, और कम से कम उसके रिकॉर्ड्स आपके पास होनी चाहिए। बिल्कुल सुपरवाइज कर पाएंगे चीज़। बिल्कुल बिल्कुल। तो आज जो जबरदस्त हंगामा हुआ है, उसमें इस तरह के भी आरोप लग रहे हैं बहुत सारे, जैसे सिख धर्म के, जैन और बाकी जो दूसरे लोग थे, क्रिश्चियन, की क्या हम आपको ऐसे वो दिखते हैं, दंगाई दिखते हैं, क्या हम रेपिस्ट नजर आते हैं, इस तरह से भी उन लोगों ने अपनी बात कही। तो वो उनका ये कहना है कि हमें सुरक्षा चाहिए, और वो सुरक्षा अगर हमें भारत में दिया जा रहा है, तो फिर देखिए दोनों तरफ की अपनी अपनी पॉलिटिक्स है। लेकिन मानवीय संवेदना के लिहाज से अगर हम देखें, तो एटलीस्ट उन परिवारों के लिए जिन्होंने अपनी बच्चियों के साथ इतना बुरा व्यवहार होते हुए देखा है, धार्मिक आधार पर जिसके साथ बहुत गलत होता है, उसके लिए तो यकीनन केंद्र का ये कानून एक बहुत बड़ी राहत लेकर आया है। एक शेल्टर है बहुत बड़ा। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बात करने के लिए। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद जुड़ने के लिए। इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में बस इतना ही।